हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड, जो कि लेकर के आया है यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज की एक दमदार सीरीज, जिसमें हर सब्जेक्ट के यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 25 से 30 साल में जैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना यूपीपीसीएस में, सारे क्वेश्चंस को जैसे नहीं, जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, सब्जेक्ट वाइज ये सीरीज चल रही है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चंस को कवर कर रखे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस अप्रॉक्स 7 पार्ट में आई है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हाँ, वीडियो की लेंथ छोटी है जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट उस पर बना रहे और रिवीजन पर्पस के लिए आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, अब हम मेडवल हिस्ट्री का सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, जिसमें एक पार्ट में वीडियो आ चुकी है, ये सेकंड पार्ट है। अब इसके बाद 1 से 2 पार्ट और आएगी, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को हम इजी वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिटेल में धीरे धीरे करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, टॉपिक वाइज है ना ये, तो इसमें क्या है, विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले क्या है हमारा, विजयनगर एम्पायर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, ये क्या कह रहा है, विच सिटी वॉज फाउंडेड बाई कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया के द्वारा कौन सी सिटी को फाउंड किया गया था? तो कृष्णदेवराया ने अपनी मदर के याद में, अपनी मदर के मेमोरी में ये एक सिटी को फाउंड किए थे। कौन सी सिटी थी वो? नागलपुरा। तो ये ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराया ने अपनी मदर के याद में एक सिटी को फाउंड किया था, जिसका क्या नाम था? नागलपुरा। ठीक है, देखो, टिक। Sri Krishna Devaraya was a great builder. The Hajararama temple, the Vittal Swami temple at the capital city is attributed to him. He built a new city called Nagalpuram in the honor of his mother. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है, Who among these was famous for तेलुगु ट्रांसलेशन? इनमें से तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? क्या पूछा है, इनमें से तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? तो देखो, कंबन नहीं है, नन्या। जब स्टैटिक पोर्शन आप करेंगे तो ये सारी चीज़ उसमें डायरेक्टली दिया हुआ। नन्या और तिकन्ना, ये दोनों लोग जो हैं ये तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया था? महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया था। किस टाइम पे किए थे ये लोग? 11th से 14th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, 11th से 14th सेंचुरी में क्या किए थे ये लोग? महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किए थे। तो थर्ड और फोर्थ, अब देखो आंसर सी होगा। थर्ड और फोर्थ इसी में दिया हुआ है ना, देखो थर्ड फोर्थ। ठीक, चलिए, ये क्या कह रहा है, नन्य तिकन्य येरा प्रगड़ा came to be known as the कवित्रया, मीनिंग द ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स और द 3 ग्रेट पोएट। इन तीनों लोगों को क्या कहा जाता है? ट्रिनिटी ऑफ पोएट या कवित्रया। कवित्रया मतलब ऐसे 3 लोग। कौन कौन है ध्यान रखिएगा, नन्या तिकन्या और येरा प्रगड़ा। ठीक है, इन्होंने महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया था 11 to 14 सेंचुरी में। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वॉज पैट्रनाइज्ड बाई। ये कह रहा है, इनमें से किस रूलर द्वारा सयाना को सपोर्ट किया गया था, सयाना को पैट्रनाइज्ड किया गया था? डायरेक्टली यही पूछा है ना। तो सयाना को विजयनगर रूलर्स द्वारा क्या किया गया था? सपोर्ट और पैट्रनाइज्ड किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सयाना एक वैदिक स्कॉलर थे और विद्यारण्य के ब्रदर थे, विद्यारण्य के। ठीक है, और इन्हें विजयनगर एम्पायर का सपोर्ट मिला था। तो ये ध्यान रखिएगा, सयाना ये क्या थे? वैदिक स्कॉलर थे और विद्यारण्य के भाई भी थे। इन्हें विजयनगर एम्पायर का पूरा सपोर्ट मिला था। देखो, ठीक है, great commentator on Vedas. Two brother Harihar and Bukka laid the foundation of Vijayanagar Empire, which was on the south bank of Tungabhadra river near Anegundi fort. They were also known as Sangama brothers. It is said that sage Madhav Vidyaranya and his brother Sayanya, देखो यही है ना, विद्यारण्य और सयन्या भाई थे। इन दोनों लोगों को किसका सपोर्ट मिला था? विजयनगर एम्पायर, जिसके फाउंडर कौन थे? ये जो दोनों ब्रदर थे, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैटल ऑफ तलीकोटा वॉज फाउट बिटवीन। देखो, ये बैटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था इसी बैटल से। इस बैटल में
विजयनगर एम्पायर हार गई थी और यहाँ से डाउनफॉल हो गया था। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि ठीक है, तालीकोटा विजयनगर एम्पायर जब यहाँ डिक्लाइन हुआ था तो इसका मतलब एक साइड विजयनगर एम्पायर होगा, विजयनगर एम्पायर वर्सेस होगा ना कोई। तो अब अगर इतना भी पता है आपको तो आप कर लोगे। अकबर सुल्तान ऑफ मालवा नहीं होगा। विजयनगर एंड बहमानी किंगडम ये हो सकता है। विजयनगर, क्योंकि इसमें विजयनगर है ना, विजयनगर कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा ये भी हो सकता है। शेरशाह एंड हुमायूं ये नहीं। अब दो है, दोनों में से अगर आप एक मार्क करोगे तो चांसेस होते हैं 50% सही होने के, ठीक है। और एग्जैक्टली पता है तो आप बता दोगे। बैटल ऑफ तलाईकोटा किसके किसके बीच में हुआ था? विजयनगर एम्पायर और बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा के कंबाइंड फोर्सेस के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर एम्पायर हार गई थी और यहाँ से विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था। 1565 में ये बैटल हुआ था, ठीक है। देखो, विजयनगर एंड कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर अहमदनगर एंड गोलकोंडा, ठीक। चलिए आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। ruins ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर। कह रहा है इनमें से किस सिटी का र्यून क्या दिखाता है? र्यून ऑफ ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर। कह रहा है किस शहर का र्यून दिखाता है विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल था उसका र्यून? कौन है? हम्पी। ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर क्या था? हम्पी तो था, ये तो पता ही होगा, स्टैटिक पोर्शन में पढ़े ही होंगे कि विजयनगर एम्पायर के 2 कैपिटल थे, तो ओल्ड कौन सा था? हम्पी। तो अब ऐसी बात है, हम्पी र्यून दिखा रहा है, ठीक है। देखो हम्पी, ठीक। हम्पी कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न कर्नाटका में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी, जो कि ओल्ड कैपिटल रह चुका विजयनगर एम्पायर का, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक एक करके देखते हैं। क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द रूलर्स, आमिर्स एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू द क्लास। ये कह रहा है जो दिल्ली सल्तनत में 5 वो डायनेस्टीज़ थे, उनमें से मोस्टली जो आमिर्स वगैरह थे, ये सुल्तान थे, वो किससे बिलोंग करते थे? वो टर्किश थे, मंगोल्स थे, तातार्स थे या अरब्स थे? तो मोस्टली टर्किश थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब जिसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत के फाउंडर जिसको कहा जाता है, ये सब मतलब ज़्यादा उसमें ये जो 5 वो थे डायनेस्टीज़, इनमें से सबसे ज़्यादा रूलर और वो सुल्तान ऑफ सल्तनत कहाँ से थे? टर्किश थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया है मेडुअल का फर्स्ट पार्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो टर्किश, मोस्ट ऑफ द रूलर एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत एज वर फ्रॉम द टर्किश क्लास। सुल्तान वॉज द चीफ ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। 10 पर्सन अपॉइंटेड ऑन पावरफुल डेजिग्नेशन वर referred as Amir in Sultanate age. Their impact emerged strongly when Sultan was unworthy, weak or infant. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। विच मेडुअल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। ये कह रहा है मेडुअल इंडिया का कौन सा किंग इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? तो इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये क्या करते थे? ऑफिसर को लैंड दे दिए थे, ऑफिसर को सैलरी नहीं देते थे, सैलरी कैश में या किसी भी चीज़ में काइंड्स में नहीं देते थे, ये लैंड दे देते थे और ऑफिसर्स क्या करते थे? इन लैंड को यूज़ करते थे और इन रिटर्न क्या करते थे? जो किंग थे इल्तुतमिश उनको सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता था? इक्ता सिस्टम, ठीक। तो इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आई से इक्ता, आई से इल्तुतमिश, है कि नहीं? चलिए, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम। वही जो है इक्ता सिस्टम में होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया है वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्ता सिस्टम। कह रहा है इनमें से इक्ता सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? इक्ता वॉज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। क्या इक्ता रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था? हाँ, एक तरफ से हम कह सकते हैं। हाँ, क्या होता था कि एक लैंड दे दिया जाता था, उस पर सर्विस प्रोवाइड करना, हाँ ठीक है। सियत्स्मना वॉज द सोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर द इक्ता सिस्टम। चलिए आगे भी देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट। देखो अब ये हो गया, ये गलत है। इक्ता सिस्टम में जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होता था वो सुल्तान के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जाता था, वो मुक्ति के अकाउंट में जाता था। किसके अकाउंट में? मुक्ति के अकाउंट में जाता था। और ये मुक्ति क्या करते थे? जो पैसे आते थे उससे फिर उस लैंड का रिनोवेशन वगैरह का फिर देखते थे, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया। मुक्ति क्या करते थे, उस एरिया का, उस लैंड का जो भी मतलब उस पैसे से उस पर्टिकुलर एरिया को मैनेज करते थे। ठीक, तो ये हमारा गलत है सी वाला। और गलत ही इसमें पूछा है कि जो पैसे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था इक्ता सिस्टम से, क्या वो डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में जाता था? नहीं, वो डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में नहीं जाता था। ठीक है, देखो, रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट। ठीक, चलिए आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, शर्ब वॉज अ टैक्स लिव्ड ऑन। शर्ब मतलब क्या है? शर्ब का मतलब क्या है? शर्ब एक टैक्स हुआ करता था मेडिवल टाइम में। शर्ब एक टैक्स हुआ करता था किस पे? इरिगेशन पर। देखो, इरिगेशन। ठीक है, चलो। हु वॉज द मेडिवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोड्यूसिंग सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंका इन नॉर्थ इंडिया? कह रहा है कौन सा मेडिवल किंग सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किए थे जिसे टंका कहा जाता था? नॉर्थ इंडिया में ये इंट्रोडक्शन हुआ भी था। तो इल्तुतमिश ने। ये भी लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया है, देखा है कि नहीं। इल्तुतमिश ने एक सिल्वर कॉइन इशू किया था जिसे टंका कहा जाता था। नॉर्थ इंडिया में ये इशू भी किए थे, देखो, इल्तुतमिश। ठीक, चलिए जी। ऑन हुज क्वाइन नेम ऑफ द लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? कह रहा है इनमें से कौन सा किंग क्वाइन इशू किया था जिसपे किसका नाम था? लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद, बगदाद के लास्ट खलीफ का नाम मेंशन था। डायरेक्टली पूछा है ना। इनमें से किसी किंग ने, कौन से किंग ने, इनमें से कौन से किंग ने ऐसा कॉइन इशू किया था जिस पर बगदाद के लास्ट खलीफ का नाम मेंशन था? बताइए। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, इन्होंने क्या किया था? कॉइन इशू किया था जिस पे लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद का नाम अपीयर था। देखो, अलाउद्दीन मसूद शाह, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या आ गया? दिल्ली सल्तनत का आर्ट आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं अब। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? ये भी हमने जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो उसमें डिस्कस कर लिया था। ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन कुतुब मीनार से रिलेटेड नहीं है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाना ही शुरू किया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही करवाए थे। 2 स्टोरीज तक कंस्ट्रक्शन करवाए थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। बाकी कंप्लीट कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, फिर लाइटनिंग मतलब जो बिजली उजली की वजह से वो ख़राब हो गई थी, तो उसको फिर से रेनोवेट किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी हैं जो कि कुतुब मीनार से एसोसिएटेड नहीं है। तो आंसर हमारा सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से रिलेटेड नहीं है, देखो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीर्त स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। ये कह रहा है चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके रूल के दौरान बनवाया गया था? उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था जब कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ बनवाया गया था? तो राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा जी। देखो, राणा कुंभा जी उस टाइम पे रूल कर रहे थे। राणा कुंभा महमूद खलजी को हरा दिए थे। महमूद खलजी को, राणा कुंभा जी महमूद खलजी को हरा दिए थे और इस पे विक्ट्री पाने की खुशी में इन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ को बनवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राणा कुंभा महमूद खलजी को हरा दिए थे, तो उस विक्ट्री को दिखाने के लिए, जिसे लोगों को सालों साल तक पता रहे, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक, चलिए देखो, राणा कुंभा, Kirti Stambh of Chittor was constructed during the reign of Rana Kumbha. The pillar is a unique monument of his achievement. It was constructed by Rana Kumbha in the memory of his victory over Mahmud Khalji. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, तो एक एक करके देखते हैं। अजमेर कुआतुल इस्लाम, देखो यही गलत हो गया। कुआतुल इस्लाम अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में लोकेटेड है। बाकी देखते हैं। जौनपुर अटल मस्जिद सही है। मालवा जहाज महल ये भी सही है। गुलबर्ग जामा मस्जिद, ये तीनों सही है। इसमें गलत ही पूछा, रॉन्ग। तो अजमेर कुआतुल इस्लाम, क्योंकि कुआतुल इस्लाम अजमेर में नहीं है बल्कि दिल्ली में है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, दिल्ली में कुआतुल इस्लाम है, ना कि अजमेर में। ठीक, बाकी ये तीनों सही। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिटरेचर पे, दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर पे क्वेश्चन आ गया। अब इसको एक एक करके देखते हैं। ये क्या कह रहा है? आमिर खुसरो वॉज बॉर्न इन, आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? ईटा, उत्तर प्रदेश में ईटा जगह पे, ईटा। ठीक है, ईटा नहीं एटा इसको बोलते हैं, एटा। ये उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। आमिर खुसरो, और आमिर खुसरो को एक टाइटल भी दिया गया था, पता है आप लोगों को?
पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल, पैरट ऑफ इंडिया, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, तूते हिंद। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। आमिर खुसरो को ही, और आमिर खुसरो ने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का भी इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या फॉर्मेशन कह सकते हैं भारत में किया था, ठीक है। जैसे तबला वगैरह, ये सब यही इंट्रोड्यूस किए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में याद रखिएगा आप लोग, ठीक। आमिर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न एट, देखो यहीं पे ये बता भी दिया कि आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया गया था। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लोकेशन एरिया भी पूछ लिया, तो पटियाली, पटियाली जो कि एटा में है, एटा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, पटियाली, एटा और उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए जी, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल आमिर खुसरो। पीवाईक्यूज की रेलेवेंसी समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए, आमिर खुसरो प्लेड अ पियनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, कह रहा है आमिर खुसरो कौन सी भाषा का डेवलपमेंट किए थे, खड़ी बोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आमिर खुसरो ने खड़ी बोली का डेवलपमेंट बहुत पीक लेवल पे किया था, ठीक है। इन्हें फाउंडर माना जाता है, खड़ी बोली का फाउंडर, ठीक। देखो खड़ी बोली, आमिर खुसरो लर्न वेरियस इंडियन डायलेक्ट्स स्पेशली हिंदी विच ही लव्ड द मोस्ट। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु एडमिटेड दैट ही इज़ एन इंडियन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने ये एडमिट किया था कि मैं एक भारतीय हूँ, ठीक है। ही स्टेटेड हिमसेल्फ आई स्पीक टर्किश, इंडियन एंड हिंदी। इन्होंने क्या कहा था, मैं टर्किश भी बोल सकता हूँ, भारतीय भी बोल सकता हूँ और हिंदी भी बोल सकता हूँ। ही प्लेड अ पियनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली। खड़ी बोली में, खड़ी बोली के डेवलपमेंट में इनका बहुत ही मेन और मतलब कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल तक का रोल रहा है, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्शियन पोएट टू डिपिक्ट द इंडियन इन्वायरमेंट इन हिज पोएट्री। फिर से पूछ लिया कि इनमें से कौन पहला पर्शियन पोएट है जो कि अपनी पोएट्री में इंडियन इन्वायरमेंट के बारे में बात किया है। जो भारत से प्यार करेगा, आमिर खुसरो, ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब भारत से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। तो आमिर खुसरो एक पर्शियन पोएट थे जो कि अपनी पोएट्री में इंडियन इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली, अभी तो हमने डिस्कस किया। हिंदी खड़ी बोली के फादर किसे कहते हैं, आमिर खुसरो, ठीक है। आमिर खुसरो नोन एज फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली। ही वॉज अ प्रमोटर ऑफ न्यू पोएटिक स्टाइल, सबके हिंद और हिंदुस्तानी स्टाइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछ लिया, ये क्या है, ये टेक्स्ट है, मतलब कि बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं और इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लिया, किस क्रोनोलॉजी में लिखा गया था। एक एक करके देखते हैं। फतवे जहंदरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबक्ते नसीरी। देखो सबसे पहले इसमें से किताबुल हिंद लिखा गया था, ठीक है। तो थर्ड सबसे पहले होगा, ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो गया इजीली। अब ये दोनों बचा, 50-50 के चांसेस हैं। इसके बाद अगर आपको एक भी आता है ना, किताबुल हिंद के बाद अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। फिर आएगा क्या, किताबुल हिंद के बाद पृथ्वीराज रासो, तो थर्ड के बाद सेकंड आंसर हमारा हो जाएगा डी। देखो डी, ठीक है। फतवे जहंदरी वॉज रिटन बाई जियाउद्दीन बरूनी, पृथ्वीराज रासो इज रिटन बाई चंद्र बरदाई, किताबुल हिंद इज रिटन बाई अलबरूनी। देखो ये दिया भी है, कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, फतवे जहंदरी किसके द्वारा लिखी गई है, बरूनी के द्वारा, जियाउद्दीन बरूनी। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्र बरदाई, किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा। वहीं पे लास्टली तबते नसीरी किसके द्वारा, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक। चलिए, तबला वॉज इंट्रोड्यूस बाई, इसको भी अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। तबला किसने इंट्रोड्यूस किया था, आमिर खुसरो जी ने किया था, देखो, ठीक है। Who among the following Rajput ruler is known to have written a book on music? कह रहा है इनमें से किस राजपूत रूलर ने म्यूजिक पर किताब लिखी है, बताइए। तो राणा कुंभाजी, राणा कुंभाजी ने म्यूजिक पर किताब लिखी है, ठीक है। कौन सी, दो किताब है इनकी मेनली, संगीत राज और संगीत मीमांसा,
संगीत मीमांसा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राणा कुंभा जी ने म्यूजिक पर किताब लिखी है। राणा कुंभा एक राजपूत रूलर थे, इन्होंने म्यूजिक पर किताब लिखी है। कौन सी किताब, ये जरूर ध्यान रखिएगा, संगीत राज और संगीत मीमांसा। देखो, ठीक है। हाँ, कीर्ति स्तंभ भी इन्होंने ही बनवाया था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, ठीक। चलिए, दिल्ली सल्तनत हु रोट हिज मेमोयर्स, किस दिल्ली सल्तनत ने अपनी मेमोयर्स लिखे थे, मतलब अपने बारे में बुक्स वगैरह बुक लिखी थी। मेमोयर्स मतलब वही होता है ना, बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने खुद के बारे में लिखी थी, जिसका क्या नाम था, फुतूहते फिरोज शाही, फुतूहते फितूहते फिरोज शाही, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिरोज तुगलक ने मेमोयर्स लिखी थी, मतलब अपने बारे में किताब लिखी थी, जिसका क्या नाम था, फितूहते फिरोज शाही, ठीक। देखो, फिरोज तुगलक, यहाँ ना फुतूहते फिरोज शाही, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में फिट नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, भारत में जो ये गेम है पोलो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो देखो पोलो कौन खेलता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये गेम बहुत पसंद था, बट पोलो नाम से नहीं, चौगान नाम से, और यही खेलते खेलते इनकी डेथ भी हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ भी यही खेलते वक्त हुई थी, ठीक है। ऐबक क्या थे, टर्किश थे, तो किसने इंट्रोड्यूस किया, टर्क्स ने किया, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके करना होता है। गेम ऑफ पोलो इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय टर्क्स, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ पोलो, जिसको चौगान कहा जाता है। ही डाइड इन 1210 व्हाइल प्लेइंग दिस गेम, ठीक है। यही गेम खेलते हुए इनकी डेथ भी हुई थी। हु वर कॉल्ड दस्तरबंदन, दस्तरबंदन किसे कहा जाता था, तो दस्तरबंदन उलेमास को कहा जाता था, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की टर्बन्स, मतलब कि पगड़ी वगैरह बांधते थे एज अ मार्क्स ऑफ अथॉरिटी, तो इतना आप ध्यान रखिएगा बस। दस्तरबंदन किसे कहा जाता था, उलेमास को कहा जाता था, ठीक है। देखो उलेमास, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड हाई पोजिशन और डेजिग्नेटेड रिलीजियस एंड जुडिशियल अथॉरिटीज ऑनरेबल उलेमा वर कलेक्टिवली नोन एज दस्तरबंदन बिकॉज दे ड्रेस्ड विद एन ऑफिशियल टर्बन, ये एक टर्बन बांधते थे, इनका मतलब होता है ना कि किसी किसी की कुछ चीज़ें यूनिक, तो ये एक टर्बन बांधा करते थे, ठीक है। इसके लिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेडुअल स्कॉलर बिलोंग टू द जैन रिलीजन, कह रहा है इनमें से जैन रिलीजन से कौन बिलोंग करता था, मालधर वासु, हेमचंद सूरी, ये कौन है, पर्थ सारथी या सयान, बताइए। देखो हेमचंद सूरी, हेमचंद सूरी जैन रिलीजन से बिलोंग करते थे, और ये किसके द्वारा पैट्रोनाइज किए गए थे, सोलंकी रूलर्स द्वारा, किसके द्वारा, सोलंकी रूलर्स के द्वारा पैट्रोनाइज्ड किए गए थे, ठीक है। हेमचंद सूरी, देखो हेमचंद सूरी, हेमचंद सूरी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, he was introduced to the Siddharaj Jan Singh and soon rose to prominence in the Solanki royal court. Later, Jai Singh built Mandap in Abu Mountain and established the statue of Jain Tirthankaras. ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी एडी द इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट, 13-14 सेंचुरी एडी में इंडियन पीजेंट क्या कल्टिवेट नहीं करते थे, बताइए। इनमें से क्या नहीं कल्टिवेट करते थे, तो मेज को कल्टिवेट नहीं करते थे। मेज पोर्तुगीज़ द्वारा भारत में लाया गया था, किसके द्वारा, पोर्तुगीज़ द्वारा मेज भारत में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। मेज मतलब मक्का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, पूछ रहा है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, तो एक एक करके देखते हैं। अदीना मस्जिद मांडू, ये गलत है। अदीना मस्जिद मांडू, मांडू कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, तो अदीना मस्जिद वहाँ नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में पंडुआ जगह पे है, ठीक है। तो आंसर हमारा डायरेक्टली ए ही हो जाएगा। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, सही है। दखिल दरवाज़ा गौर, सही है। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद, ये भी सही है, ठीक है। देखो अदीना मस्जिद मांडू, समझ में आया। अदीना मस्जिद, अदीना मॉस्क जिसको जामा मस्जिद कहते हैं, लोकेटेड इन पंडुआ, मांडू में नहीं पंडुआ में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलो जी,
नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंसेस। अब इस टॉपिक पे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सिटी ऑफ जौनपुर वाज द फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में जौनपुर की सिटी को फाउंड किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था, फाउंड किया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक अपने कजिन मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर सिटी को फाउंड किए थे। ठीक है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज कॉल्ड शिराज ऑफ इंडिया, इनमें से किस जगह को भारत का शिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। यहाँ के लिटरेसी वगैरह को देखते हुए, लिटरेसी और कल्चर को देखते हुए भारत का सिराज कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है, जौनपुर। ठीक है, सी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट? कह रहा है इनमें से जौनपुर स्टेट के लास्ट रूलर कौन थे? तो हुसैन शाह जो है वो जौनपुर स्टेट के लास्ट रूलर थे। ठीक है, देखो हुसैन शाह। बी, द बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड इन द ईयर, बहमानी किंगडम किस सन में फाउंड किया गया था? तो बहमानी किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया था? पहले आप ये देखिए, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के द्वारा फाउंड किया गया था। कब? 1347 में। सी आंसर होगा, 1347 में बहमानी किंगडम का फाउंडेशन किया गया था। ठीक, ठीक है, सी। चलो, बहमानी किंगडम वाज द फाउंडेड इन, अभी देखो 1347, जिसको पता होगा आराम से मार्क कर लेगा, 14th सेंचुरी एडी में फाउंड किया गया था। ठीक है, बहमानी किंगडम वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन, किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन, 14th सेंचुरी में, 1347 एडी में। ऑक्यूपाइड नॉर्थ डेक्कन रीजन नियर द रिवर कृष्णा। ठीक है, चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताबे नौरस? कह रहा है कि इनमें से किताबे नौरस के ऑथर कौन थे? किताबे नौरस किताब किसने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड लिखे थे। कौन लिखे थे? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। क्या लिखे थे? ये किताब लिखे थे किताबे नौरस। ठीक है, किताबे नौरस। ठीक, चलो, नेम द पेयर विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? एक एक करके हम देखते हैं। बाज बहादुर मालवा को रूल कर रहे थे, सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा को रूल कर रहे थे, सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात को रूल कर रहे थे, सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये गलत हो गया। क्या गलत है इसमें? यूसुफ आदिल शाह बीजापुर को रूल कर रहे थे। किसको? बीजापुर को, ना कि अहमदनगर को। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर को नहीं बल्कि बीजापुर को रूल कर रहे थे। देखो, ठीक। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ होयसलेश्वर, एंशियंट नेम ऑफ? व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ होयसलेश्वर, एंशियंट नेम ऑफ द्वारस मुद्रा? ये कह रहा है द्वारस मुद्रा का मॉडर्न नेम क्या है? द्वारस मुद्रा का मॉडर्न नेम क्या है? हलेबेडी, हलेबिड, बेडी नहीं बिड, हलेबिड। होयसलेश्वर का जो क्या है? कैपिटल, होयसालास का कैपिटल हुआ करता था, और अभी कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हलेबेडी। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि हलेबेडी का एंशियंट नेम क्या था? द्वारस मुद्रा, या द्वारस मुद्रा का मॉडर्न नेम हलेबेडी। आपको यही दोनों चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो हलेबेडी। हु वर पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में पॉलीगर्स कौन होते थे? तो पॉलीगर्स एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री चीफ को कहा जाता था। किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री चीफ को। मिलिट्री चीफ को कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नेंस को पॉलीगर्स कहा जाता था साउथ इंडिया। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।